हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फर्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मतलब देखा जाए तो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्टडी मटेरियल कैसे होगा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। टेक्निकल टीम का सपोर्ट नंबर, सब कुछ। आई होप आपने मेरा ऑफिस का नंबर सेव किया है, टेक्निकल टीम का नंबर सेव किया है, प्लस आपको मेल में जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो, ऐप डाउनलोड किया है, आप पूरा प्रिपेयर्ड हो। फर्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पहले जानकारी दूंगा कि इनकम टैक्स क्या है, करेक्ट ना। जैसे अपने को डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है और जीएसटी भी पढ़ना है, तो इनिशियली विल स्टार्ट विद डायरेक्ट टैक्स। उसका रीजन में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। तो थोड़ा बेसिक जानकारी जानते हैं, एकदम बेसिक। अभी आप बताइए, पढ़ने से पहले कुछ आप पढ़ लेना। कोट्स फ्रॉम फेमस पर्सन, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स, है ना। लेकिन मैं आपके लिए एकदम आसान करके देने वाला हूं। ये इनकम टैक्स के जोक्स है। आफ्टर वन पेज देयर इनकम टैक्स, वन नोस हाउ काउ फील्स आफ्टर शी हैज बीन मिल्क। तो दूध देने के बाद काउ को फीलिंग कैसे होता है, वैसे अपने को इनकम टैक्स देने के बाद एकदम हल्का हल्का लगता है, क्योंकि सभी जेब फट जाती है, पैसा खत्म हो जाता है ना। A tax is a fine for doing wrong, but a fine is a tax for doing wrong, but tax is a fine for doing well. ट्रैफिक का मैंने एग्जांपल दिया है कि आपने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो आपको पेनल्टी लगता है, चलन कटता है। तो गलत काम करने के लिए आप गवर्नमेंट को पेनल्टी देते हैं, बट इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अच्छा काम करने लेते हैं। सो अच्छा काम क्या है? पैसा कमाना। अच्छा काम क्या है? पैसा कमाना, उसके लिए आप टैक्स देते हो, तो वो है इनकम टैक्स। बॉर्न फ्री टैक्स टू डेथ। बॉर्न फ्री टैक्स टू डेथ मतलब क्या है? जन्म लेते समय कोई टैक्स नहीं, लेकिन मरते दम तक, एंड तक आपको टैक्स देना है। एंड तक क्या करना है? अपने को टैक्स देना है। नाउ पहला क्वेश्चन, आपके लाइफ का पहला क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, कि टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट क्यों करती है। बताइए, सभी लोग जो सामने बैठे हैं, रिकॉर्डेड तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते, बट स्टिल जो फेस टू फेस बैठे हैं सभी लोग मेरे से बात कर सकते हैं। बताइए, टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है? क्या रीजन है टैक्स कलेक्ट करने का? एकदम सिंपल रीजन है, टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। टैक्स इज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, एंड इसलिए टैक्स कलेक्ट होता है। अभी आप बोलेंगे सर टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का है, बट यूज कहाँ पे होता है? हाँ, यूज सर कलेक्ट तो इसी पर्पज के लिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ डैम, सिक्योरिटी, रेलवे, रोड। बट वो इंडिया में फ्रॉड होते हैं ना, तो काफी लोग पैसा खा जाते हैं, तो उसमें भी आपका रेवेन्यू चला जाता है, बट वो लॉ में लिखा नहीं। लॉ में ये लिखा है कि गवर्नमेंट काफी जगह पे खर्चे करती है, कुछ खर्चे यहाँ पे अनडिस्क्लोज है, बाकी आप समझदार हो कि वो पैसा कहाँ पे जाता है। यस, आप सोच रहे हो वही है, तो बट वो लॉ में लिखा नहीं जाता ना, सब पकड़े जाएंगे, है ना। तो जो भी इंडिया में XYZ करप्ट पर्सन है जो गवर्नमेंट से डील करता है, एंड अगर वो पैसा खाते हैं तो अपना टैक्स वहां पे भी जाता है ना। बट सभी लोग ऐसे नहीं होते। 80% लोग अच्छे होते हैं, 10-20% लोग ही गड़बड़ होते हैं, एंड उनकी वजह से क्या होता है, फिर पूरा अपन गवर्नमेंट को नाम रखते हैं। ऐसा मत करना, गवर्नमेंट के लोग भी अच्छे होते हैं। मतलब जितना भी मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, 80% लोग अच्छे रहते हैं, 5-10% तो हर जगह पे होते हैं। अपन गवर्नमेंट को नाम क्यों रख रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है कि आपको ऐसा लगता है क्या कि प्राइवेट कंपनीज में आपको फाइन नहीं देना पड़ता, पैसे नहीं खिलाने पड़ते? देने पड़ते हैं, है ना। बट ठीक है, वो अलग बात है। तो इस मेंटेनेंस ऑफ डैम, सिक्योरिटी, रेलवे, रोड, है ना। रोड इंडिया में कितने अच्छे हमको बनते हैं पता है ना, एक्सप्रेस हाईवे बनते हैं, बट अभी उसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेस हाईवे, एक्सप्रेस खड्डे बनते हैं। जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे से हम जाते हैं कोल्हापुर, मेरे कोल्हापुर में बाकी बहुत सारे रिलेटिव्स है। तो जो पुणे कोल्हापुर का जो एक्सप्रेस हाईवे है ना, वो लगभग फर्स्ट 120 किलोमीटर इज नॉट गुड। बीच में कहीं भी खड्डे आ जाते हैं, जैसे बीच में स्लोप आता है, गाड़ी एकदम धड़ाधड़ से उड़ती है ना। मतलब उसमें इमेजिका का फील भी आता है ना। तो आई टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। यस, उसमें इमेजिका का फील आता है कि बीच में अपन नीचे गए, इमेजिका में होता है ना, ऊपर जाते हैं नीचे, ऐसा हमारे यहाँ पे भी होता है। सो यू एंजॉय दैट जर्नी। एंड रोड खराब नहीं है, आप गवर्नमेंट का लॉजिक समझो। उन्होंने कहा कि हमने अगर रोड एकदम अच्छे किए, तुम सो जाओगे, एक्सीडेंट होगा। लेकिन रोड अगर ऐसे बम्पी किए,
जिसमें से बीच में आप ऊपर आओ तो आप सोओगे नहीं, खड्डे आगे बीच में तो आप जागृत रहोगे। तो बेसिकली एक्सीडेंट ना होने के लिए वैसे रोड बनाए गए हैं। सो आप उसको गलत मत समझा कि पैसा खाया है। हम आपके जान की परवाह करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रोड बनाए, समझा क्या? तो व्हेन योर खड्डा कम्स, डोंट ब्लेम गवर्नमेंट, से थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ। हाँ, उसमें आपकी गाड़ी की जान निकल जाती है, वो कंफर्म है, क्योंकि गाड़ी को रिलाइज नहीं होता, वो है ना, गाड़ी की जान निकल जाती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। तो कहने का पर्पज क्या, आपके लाइफ में जब भी कुछ गलत होगा उसको आपको सही तरह से लेना है ना, नेवर थिंक नेगेटिव वे। तो इसके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, प्लस बाकी आप समझदार हो, वहां पे भी पैसा खर्च होता है, बट वो अनडिस्क्लोज है। ठीक है, नाउ टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, हो रहा है कि नहीं, जो अपने सिलेबस का पार्ट है। तो पहले बात करते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स की। अच्छा, पहले अपन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, वो इजी है, एंड फिर इन दोनों का डिफरेंस अपन देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, आप में से किसी को पता है क्या कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? ठीक है, सो हाँ, काफी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर इनकम टैक्स। तो गाइस, इनकम टैक्स एक एग्जांपल है, इनकम टैक्स इज अ एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स के। आपका आंसर करेक्ट है। तो अपन पहले समझते हैं कि इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों रखा गया और इसका नाम डायरेक्ट टैक्स क्यों रखा गया। नाम तो कुछ भी दे सकते थे कि नहीं, और दूसरा भी नाम अपन दे सकते थे कि नहीं? हाँ सर, दे सकते थे। तो लेट्स अंडरस्टैंड लॉजिक। नाउ पहले मैं बात करूंगा हाउ इनडायरेक्ट टैक्स वर्क्स। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं आपको बस डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का डिफरेंस बताऊंगा, इनडायरेक्ट टैक्स का, ताकि अपन जो दो लॉ पढ़ने जा रहे हैं उन दोनों में बेसिक अंतर क्या वो आपको समझ में आएगा। एंड फिर धीरे धीरे मैं जाऊंगा सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यह है टाटा मोटर्स, जिनका कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया में टॉप 3 में है। ठीक है, तो ये कार बना के बेचते हैं। अभी कार क्या है बताइए, गुड्स है या सर्विस है? आप बताइए, आपकी सबसे कार गुड्स है या कार सर्विस है? बोलो। यस, कार इज अ गुड्स, सही जवाब। ये जब गुड्स टाटा मोटर्स बेचती है, टाटा मोटर्स किसको बेचेगी? डीलर, जो आपके और मेरे सिटी में है, और उनसे अपन फिर गाड़ी खरीदते हैं। ये प्रोसेस है, कंपनी टू डीलर, डीलर टू कस्टमर। तो टाटा मोटर्स ने सेल किया डीलर को, एंड डीलर सेल करेगा कस्टमर को, कस्टमर है जेठालाल, आप जानते हैं वही। तो टाटा मोटर्स जब गाड़ी सेल करती है, तो लेट से उसका अमाउंट एक्स अमाउंट है, उसके ऊपर लगता है जीएसटी। तो टाटा मोटर ने वो जीएसटी डीलर से कलेक्ट किया है और वो जीएसटी गवर्नमेंट को भर दिया है। ठीक है, तो एज्यूम करो वो 2 लाख रुपए का जीएसटी, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन नहीं। तो 12 जो भी गाड़ी का लेट से कितना पकड़ू मैं एग्जाम्पल के लिए, 16 लाख है, एज्यूम करो उसमें 2 लाख का जीएसटी है। ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको किसी को जीएसटी के परसेंटेज पता है तो उसके हिसाब से नहीं, क्या रैंडम एग्जाम्पल है, उसको प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। तो 16 लाख की गाड़ी के ऊपर लेट से 2 लाख का जीएसटी है, तो टाटा मोटर्स ने 18 लाख कलेक्ट किया। 16 लाख उनका रेवेन्यू, 2 लाख किसका रेवेन्यू बोलो? यस, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। किसका रेवेन्यू? गवर्नमेंट का, उनको दे दिया। अभी डीलर क्या करेगा? डीलर ने गाड़ी 16 लाख में खरीदी है, बताओ वो उसका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा या 16 लाख में बेचेगा? आप बताइए, क्या लगता है आपको? विल ही सेल्स एट 16 लाख अगेन और ही विल ऐड सम मार्जिन? यस, यू आर राइट। वो क्या करेगा? मार्जिन ऐड करेगा, क्योंकि उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? उसके शोरूम में इतना सारा स्टाफ है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट बिल, एसी, शोरूम रेंट कहाँ से निकलेगा? तो ही विल ऐड मार्जिन ऑन इट एंड देन फिर आपको सेल करता है, करेक्ट ना? तो ये सेल करते समय ऑब्वियसली वो ज्यादा रेट पे आपको बेचेगा, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आएगा वो इसलिए ज्यादा आएगा, करेक्ट है? तो टाटा मोटर्स ने डीलर पे 2 लाख का जीएसटी लगाया, क्योंकि उनका प्राइस 16 लाख था, डीलर ने उसका मार्जिन ऐड किया, लेट से 18 लाख, 19 लाख, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा, तो वो 2.5 लाख आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा, सर ये जीएसटी कैसे बढ़ गया? क्योंकि टाटा मोटर ने एक्स अमाउंट पे सेल किया है, तो उन्होंने एक्स अमाउंट पे जीएसटी लगाया।
जो डीलर है उसने एक्स प्लस प्रॉफिट पे जीएसटी लगाया, एक्स प्लस प्रॉफिट पे जीएसटी लगाया, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, लेट्स से 19 लाख है, तो यहाँ पे ये जो सेल हुआ है ये 16 लाख में हुआ है, यहाँ पे सेल 19 लाख में हुआ है। अच्छा, ये सभी पीपीटीज मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना, तो ये आपको मिल जाएंगी ऐप में। ये आपको कहाँ पे मिल जाएंगी? ऐप में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको पीपीटी बस आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको नोट्स में लिखना है। ओके, हाँ, क्योंकि डाउनलोड का ऑप्शन दिया तो आप लिखोगे नहीं, मेरे को पता है, आपको ही पता है सच क्या है। सो ये सभी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको घर पे ड्रॉ करके ग्रुप में एक एक चैप्टर का तो होमवर्क शेयर करना है। तो 19 लाख में बेचा है, ओके, बेच दिया, तो 19 लाख पे जीएसटी 2.5 लाख है, एज्यूम करो। अभी बताओ, ये जो डीलर है ये गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देगा, सोच के बताओ। 50,000 देगा या पूरा 2.5 लाख लेगा? क्योंकि कस्टमर से उसने 2.5 लाख कलेक्ट किया एंड जीएसटी गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, जो भी टैक्स है, ऑब्वियसली वो 50,000 देगा। क्योंकि बताओ 19 लाख में 16 लाख इंक्लूड है क्या? हाँ सर इंक्लूड है। तो फिर 2.5 लाख में 2 लाख भी इंक्लूड है क्या? हाँ सर वो भी इंक्लूड है। 2.5 लाख में भी 2 लाख क्या है? इंक्लूड है। तो अगर 19 लाख में 16 लाख इंक्लूड है तो 2.5 लाख में भी 2 लाख क्या है? इंक्लूड है। तो डीलर ने जो ऑलरेडी 2 लाख रुपए दे दिया है, तो डीलर के पास गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू बचा है? 50,000 बचा है। तो ये डिफरेंस वो गवर्नमेंट को पे करेगा। कितना पे करेगा? डिफरेंस गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस डायग्राम हुआ क्या है? टाटा मोटर्स ने डीलर को 2 लाख का जीएसटी लगाया, डीलर ने 2.5 लाख का जीएसटी लगाया। टाटा मोटर्स ने 2 लाख रुपया दिया, डीलर ने 50,000 दिया, गवर्नमेंट को 2.5 लाख रुपए जीएसटी मिला है। तो इसमें आपको बताना है कि अल्टीमेटली 2.5 लाख रुपया किसको मिला और अल्टीमेटली किसने पे किया। लिसन माय क्वेश्चन केयरफुली। अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला और अल्टीमेटली इसको पे किसने किया? सोच के बताओ, 2 मिनट का समय देता हूं। बोलो किसको मिला रेवेन्यू? ये रेवेन्यू मिला है गवर्नमेंट को। किसको मिला रेवेन्यू? ये रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला है। और इनडायरेक्टली पे किसने किया? बोलो यस, कस्टमर ने। क्योंकि टाटा मोटर्स ने 2 लाख डीलर पे पास ऑन किया, डीलर ने 2.5 लाख रुपया किस पे पास ऑन किया? कस्टमर ने। तो टाटा मोटर्स ने जो जीएसटी भरा है वो डीलर से वसूल किया, जीएसटी जो डीलर ने भरा है वो कस्टमर से वसूल किया, इसलिए तो 2.5 लाख लगाया, नहीं तो 50,000 लगा था। 2.5 लाख क्यों लगाया? क्योंकि डीलर ने भी 2 लाख का बर्डन पास ऑन किया है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अल्टीमेटली बर्डन कस्टमर पे आया है, बट कस्टमर ने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया है। कस्टमर ने 2.5 लाख डीलर को दिया, डीलर ने उसमें से 50 गवर्नमेंट को दिया, डीलर ने 2 लाख कंपनी को दिया एंड कंपनी दिया। तो गवर्नमेंट को जो 2.5 लाख रुपए का जीएसटी मिला है, गवर्नमेंट को जो 2.5 लाख रुपए का जीएसटी मिला है, ये 2 लोगों से मिला है। 50,000 रुपया डीलर से मिला है एंड 2 लाख रुपया टाटा मोटर्स से मिला है। तो इसका बर्डन इनके ऊपर इनडायरेक्टली आता है, जेठालाल के ऊपर, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आपने मेरा क्लास परचेस किया है, उसमें भी जीएसटी है, तो बताओ वो जीएसटी मेरा रेवेन्यू है, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ? यस यू आर राइट, मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ। तो मेरी जेब से जा रहा है या आपकी जेब से जा रहा है? यस यू आर राइट, आपकी जेब से जा रहा है। तो इनडायरेक्टली मैंने बर्डन क्या किया? बोलो पास ऑन किया है। इनडायरेक्टली बर्डन क्या किया मैंने? पास ऑन किया है। क्या किया मैंने? बर्डन इनडायरेक्टली पास ऑन किया है। यस, तो इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, आप किसी XYZ को दे रहे हो, वो गवर्नमेंट को दे रहा है। जैसे आपने जिम ज्वाइन किया, जिम पे भी जीएसटी है, तो आपने जिम वाले ओनर को जीएसटी दिया, वो गवर्नमेंट को देगा। बर्डन आपका टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को, आप डायरेक्ट पे नहीं कर रहे। आपके घर पे वाईफाई कनेक्शन है, अपने इंटरनेट कनेक्शन लिया जिस पे मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसमें भी जीएसटी है, नेट चार्जेस में, इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आपने कपड़े खरीदे, क्लासेस के लिए नए नोटबुक खरीदा, लैपटॉप किसी ने खरीदा रहेगा, मोबाइल खरीदा रहेगा, सब में आपने जीएसटी दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो देन व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? नाउ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके घर में कितने लोग पहचान कर रहे बताइए। यस, कितने लोग आपके घर में पहचान कर रहे बताइए। लेट्स अज्यूम करते हैं मॉम डैड दोनों अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वट एवर अर्निंग दे आर डूइंग, वट एवर अर्निंग दे आर डूइंग, उस पर वो इनकम टैक्स भर रहे। यस, अभी बताइए ये इनकम टैक्स किसी को दे रहे या खुद भर रहे? सोच के आंसर देना। कि आपके पेरेंट्स लेट से बिजनेस कर रहे, जॉब कर रहे, वॉट एवर दे आर डूइंग,
वॉट एवर इनकम दे आर अर्निंग उस पर टैक्स दे रहे क्या? हाँ सर, टैक्स तो दे रहे। लाइक जीएसटी किसी और को दे रहे एंड वो गवर्नमेंट को दे रहा है, या वो खुद गवर्नमेंट को दे रहे हैं? यू आर राइट, वो खुद गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन डायरेक्टली अपने ऊपर आता है। इसका मतलब मुंह पे झापड़ मारना, यह है डायरेक्ट टैक्स। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? अगर मेरे को आपको मारना है तो मैं आपको नहीं मारूंगा, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को मारूंगा, दुख आपको होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। समझा क्या आपको? क्योंकि मैं आपको डायरेक्टली मारूंगा तो डायरेक्ट टैक्स, पर इनडायरेक्टली आप जिसको चाहते हो उसको मैंने मारा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? वो इनडायरेक्ट टैक्स है। चाहता किसी और को, दर्द किसी और को, इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक जनरल एग्जाम्पल था। तो ऐसे ही हंसी मजाक में अपन पूरा सिलेबस पढ़ने वाले। यू विल एंजॉय माय लेक्चर्स, इट्स गोइंग टू वेरी वेरी एंटरटेनिंग लेक्चर। पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। आई विल गिव वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिससे आपको पढ़ने में मजा आएगा। मतलब ऐसे आपको फील होगा कि कब जाके मैं सर का लेक्चर देखता हूँ। दैट इज माई गारंटी, दैट इज माई गारंटी। तो ये था इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। नाउ आई विल कम बैक टू प्रीवियस स्लाइड। ये दोनों में डिफरेंस क्या है सर? ये मैंने डिफरेंस आपके सामने रखा है, ये नोट्स पे भी है, अभी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कब लगने वाले हैं। पहले एक दो लेक्चर में पूरा बेसिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं एंटर करूंगा कहाँ पे, प्रॉपर नोट्स में, क्योंकि ये डायरेक्ट में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, आपको समझेगा नहीं। फिर उसका बेस क्रिएट करते हैं, ये 3 दिन का फाउंडेशन कोर्स है, फिर मैं एंटर करूंगा सब्जेक्ट में। चलो पहला ना, 2 तरह के टैक्स है। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन हमारे ऊपर डायरेक्ट होता है। तो आप, आपके पेरेंट्स जो अर्न कर रहे हैं, मैं जो अर्न कर रहा हूँ, उस पर डायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जिसका बर्डन हम पास ऑन कर रहे हैं, जिसका बर्डन क्या कर रहे हैं? पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है। नाउ सेकंड, इट इज इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ द एसएससी, और ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। आपने मोबाइल लिया, गुड्स, लैपटॉप लिया, गुड्स, आपने क्लासेस लिए विपुल सर के, सर्विस, आपने जिम ज्वाइन किया, सर्विस, आपके घर पे वाईफाई का कनेक्शन, सर्विस, पेस्ट कंट्रोल, सर्विस, गाड़ी रिपेयर करना, सर्विस, करेक्ट ना? आपको बैठने के लिए अपने चेयर लिया, गुड्स, स्टडी टेबल लिया, गुड्स। तो ये सब पे लगता है जीएसटी। इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, इसमें बर्डन शिफ्ट होता है। जैसे मैं आपसे जो जीएसटी ला, मैं गवर्नमेंट को भर रहा हूं, मैंने बर्डन क्या किया? आपके ऊपर शिफ्ट किया है। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्ट होता है, अभी देखो, अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे आपने कल, आप लास्ट, आप सोचो लास्ट 3 दिन में आप मार्केट में कब गए थे और आपने क्या क्या परचेज किया, सोचना थोड़ा। लेट्स से आपने स्टेशनरी परचेज किया रहेगा, चॉकलेट्स, वेफर्स, नोटबुक परचेज किया रहेगा, लैपटॉप लिया रहेगा क्लासेस के लिए, है ना? अच्छा हेडफोन लिया रहेगा, करेक्ट ना? वॉट एवर इट इज आपने लिया है ना? उन सब पे आपने क्या किया है? पैसा पेमेंट किया है। पेमेंट करते समय उसमें जीएसटी क्या रहता है? इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? इंक्लूड। तो जैसे आप गवर्नमेंट को पे करते हो, गवर्नमेंट को भी अकॉर्डिंगली मिलते जाता है। तो जीएसटी में आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। जीएसटी गवर्नमेंट को मंथली मिलता है, इनकम टैक्स अगले साल मिलता है ना? तो जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इमीडिएटली गवर्नमेंट को, अच्छा इमीडिएटली मतलब ऐसे नहीं कि आपने दिया दुकानदार को, दुकानदार ने 1 मिनट में गवर्नमेंट को भर दिया, उसमें भी एक सेटलमेंट पीरियड है 1 मंथ। तो अगस्त में जो भी मैं सेल करूंगा उसका जीएसटी अगले महीने के 20 तारीख को दूंगा, अगले महीने के 20 तारीख को, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगले महीने के 20 तारीख को दूंगा। बट मंथ ऑन मंथ बेसिस मिलता है, मतलब एक एक महीने का पेमेंट गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ में मिल जाता है। सो देयर इज अ रिकरेंस। इनकम टैक्स में वैसा नहीं है। इनकम टैक्स में, क्योंकि देखो अभी कंपनी का बैलेंस शीट कब बनता है? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो P&L अकाउंट, प्रॉफिट लॉस सब उसके बाद ही फाइनल होगा। तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हैं। क्या करते हैं? नेक्स्ट ईयर टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स इज एनुअल लायबिलिटी। तो जब भी आप इनकम टैक्स में वर्किंग करेंगे, अपन पूरा वर्किंग साल का करेंगे, क्योंकि साल का इनकम आएगा तो टैक्स देंगे ना, नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे? सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी ये 5 पॉइंट मैंने दिए, अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जरा मेरे को सोच के आंसर देना। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि आपके घर में कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं? या ऐसा क्वेश्चन है कि आपके घर में डायरेक्ट टैक्स देने लोग ज्यादा या इनडायरेक्ट टैक्स? सोच के आंसर देना, बोलो। आपके घर में डायरेक्ट टैक्स देने लोग ज्यादा या इनडायरेक्ट टैक्स? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स।
बिकॉज आपके घर में हर एक बंदा क्या पे कर रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। जो जो आदमी पैसा खर्च कर रहा है, वेर एवर ही स्पेंडिंग दैट अमाउंट इंक्लूड जीएसटी। पर इनकम टैक्स आपके पेरेंट्स ही भर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्कोप है वो लार्जर है, लार्जर देन लाइफ है, कॉम्प्रिहेंसिव नेचर है, कवरिंग ऑल गुड्स एंड सर्विस। ऑल मतलब मेजोरिटी तो कवर किया ही गवर्नमेंट ने, कुछ छोड़ा नहीं है। इसलिए उसका कलेक्शन भी ज्यादा, मतलब कलेक्शन फास्ट भी होता है और उसमें चोरी करने का स्कोप नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में क्या है, सबके ऊपर नहीं लगता, कुछ लोगों के ऊपर लगता है। सो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि इट इज एवरीवन इज पेइंग जीएसटी इन इंडिया, एंड डायरेक्ट टैक्स वही लोग देते हैं जो इनकम अर्न कर रहे हैं। यस, तो आप जहां जहां पे खर्च कर रहे हो, इंडिया में सभी लोग इंडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इंडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे लोग ज्यादा है, क्योंकि हर एक आदमी जो कंजम्पशन करता है उस पर जीएसटी है। डायरेक्ट टैक्स आपके फादर अर्न करते हैं, मदर वही देंगे, आपको देने की जरूरत है। आप तो स्टूडेंट हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, करेक्ट ना? सो वॉट एवर ही और शी इज अर्निंग उनको देना है। तो कंपेयर टू जीएसटी, डीटी का स्कोप थोड़ा कम है। मैं अमाउंट वाइज नहीं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग नंबर ऑफ पीपल पेइंग द टैक्स, नंबर ऑफ पीपल पेइंग द टैक्स। ओके, नाउ इट, अच्छा अभी और एक मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं बट नोट्स में दिया है, ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आप मार्केट में गए और आपने मार्केट में 10 रुपीज का बिस्किट खरीदी किया, लेट्स से पार्ले जी बिस्किट खरीदी किया आपने, और आपके बाजू में खड़े थे श्री शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने भी 10 रुपए का बिस्किट खरीदी किया, तो दोनों ने क्या किया, पार्ले जी का बिस्किट खरीदी किया 10 रुपए का, ठीक है। अभी आप मेरे को बताइए कि इसमें, है ना, इसमें दोनों के ऊपर जीएसटी का अमाउंट सेम लगा है या अलग लगा है, बताइए। इसमें दोनों के ऊपर अमाउंट सेम लगा है या अलग लगा है? आपने 10 रुपए का बिस्किट लिया, शाहरुख खान ने 10 रुपए का बिस्किट लिया, दोनों में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड है, तो यस यू आर राइट सर, दोनों में सेम जीएसटी लगा है। अभी बताइए हु इज रिच, आप रिच हो या शाहरुख खान? मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर शाहरुख खान होगा, उसका वर्थ है कुछ 8-9 हजार करोड़। हाँ, अगर आप उससे भी रिच हो तो फिर आपका आंसर यस कि मैं उससे रिच हूँ। तो अभी एज्यूम करते हैं कि शाहरुख खान इज रिचर देन यू। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे कि दोनों लोग, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, शाहरुख खान हो या मैं विपुल शाह, चलो मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे से शाहरुख खान मल्टीपल टाइम्स रिच है, 1000 टाइम्स बोल सकते हैं आप। हाँ, तो दोनों के ऊपर जीएसटी का बर्डन सेम ही आ रहा है। मतलब अगर एज्यूम करो 10 रुपए में 50 पैसे जीएसटी एज्यूम करो, तो दोनों के ऊपर 50 पैसे का ही बर्डन आ रहा है, जो टोटली गलत है। बोलो आप एग्री हो कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, ये मैंने नोट्स में दिया है। रिग्रेसिव का मतलब है जीएसटी जब लगता है तो आपका इनकम कितना वो देखता नहीं, सबके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है। सबके ऊपर क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, कि इरेस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ द इनकम सेम टैक्स। जैसे अभी मेरे क्लासेस काफी लोगों ने खरीदे हैं, है ना, तो इतने लोगों ने मेरे क्लासेस खरीदे, सबका फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। नाउ अभी आता है डायरेक्ट टैक्स की तरफ। तो मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल दिया आपको समझने के लिए। अभी डायरेक्ट टैक्स में बताओ, हु विल पे मोर डायरेक्ट टैक्स, इज इट शाहरुख खान और इज इट विपुल सर? ऑब्वियसली राइट आंसर इज विपुल सर, नहीं शाहरुख खान, डाउट ही नहीं। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। तो इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर, जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगा। जीएसटी इज अ रिग्रेसिव इन नेचर। मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने सबके ऊपर सेम जीएसटी लगाया है, करेक्ट ना? तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन किसी का अच्छा है, किसी का बहुत अच्छा है, किसी का और अच्छा है, कोई तो अंबानी से भी बड़ा हो सकता है, कोई बिल गेट्स को भी खरीद सकता है, पता नहीं क्या क्या है, स्टिल आपके ऊपर जो बर्डन आएगा वो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। तो दैट इज द वन मोर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, अभी आप, मैंने आपको काफी डिस्कशन किया 10-15 मिनट, आपके हिसाब से कौन सा टैक्स कलेक्ट करना गवर्नमेंट के लिए आसानी होगा एंड कौन सा चैलेंजिंग होगा? सोचो जरा कि गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स कलेक्ट करना आसान है एंड कौन सा टैक्स कलेक्ट करना डिफिकल्ट है, बताइए। कैन यू थिंक ऑफ इट? इज इट डायरेक्ट टैक्स, इज इट जीएसटी? जीएसटी कलेक्ट करना आसान है
क्योंकि सामने लोगों को पता ही नहीं चलता उसने जीएसटी दिया है। जैसे आपने कैडबरी परचेस किया रहेगा, या जैसे कोर्स खत्म होगा आप मेरे को एप्पल फोन गिफ्ट करने वाले हो, ऐसा आपने कमिट किया है ना? आपका मेल भी मेरे पास है कि सो वंस बैच इज ओवर, अब हमको सर इतना अच्छा आपने पढ़ाया कि हमको सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, वी लव्ड योर जोक्स, है ना? जो मैं जोक मारता हूँ वो भी आपको पसंद आ गए, तो यू आर गोइंग टू गिव मी वन एप्पल फोन। हाँ, बोलिए क्या लगता है आपको? तो ये जब आप फोन खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा पैसा है। तो जीएसटी का कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए आसान है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना है और आपको टैक्स नहीं देना है। जीएसटी भी देना नहीं है, बट वो समझ में नहीं आता है। जैसे आपने मेरा ऑनलाइन पेमेंट किया, उसमें जीएसटी इंक्लूड था, तो आप जहां जहां पे पेमेंट करते हैं, ब्रेड खरीद रहे हैं, वॉट एवर यू आर बाइंग, बिस्किट्स खरीद रहे हैं, सब में जीएसटी इंक्लूड रहता है। सो वी डोंट रियलाइज कि वी आर पेइंग जीएसटी, बट व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स, यहाँ पे दर्द होता है। यहाँ पे क्या होता है? दर्द होता है, और दर्द के आगे और दर्द होता है, जीत नहीं होती है, बहुत दर्द होता है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है, इसलिए ऐसा क्या बोला गया है कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करना डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू जीएसटी, एज कंपेयर टू जीएसटी। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी अपना फोकस पूरा डायरेक्ट टैक्स पे रहेगा। नोट्स कब पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, अभी नोट्स की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो आपके मन में आना चाहिए था, सर मेरे को एक डाउट है, मेरे डैड बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एग्जाम्पल, एंड उन्होंने लेट्स से 1 करोड़ रुपए कमाया, एग्जाम्पल है, 1 करोड़ रुपए वो ज्यादा भी कमाए, ऐसी मेरी उम्मीद है, या ज्यादा कमाते भी रहेंगे, वट एवर मीन्स। 1 करोड़ रुपए एज्यूम करो, उन्होंने लेट्स से 25 लाख रुपए टैक्स दिया, ओके, एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन में नहीं जाना है, कैलकुलेशन में आगे करेंगे। तो बचा कितना उनके पास? 75 लाख। उस 75 लाख में से सर उन्होंने आपका फीस पे किया, लेट्स से 10,000 रुपीज, उसमें भी जीएसटी लगा है। तो सर मेरे डैड ने दोनों पे किया है, डायरेक्ट टैक्स भी पे किया है, बिकॉज ही अर्न 1 करोड़ रुपीज, he paid 25 lakh rupees income tax, whatever remains with him, that is 75 lakh, उसमें से उन्होंने जहां जहां पे खर्च किया है वहां पे सब में जीएसटी है। उन्होंने गाड़ी खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, वेर एवर ही हैज स्पेंड, वेर एवर ही हैज स्पेंड, सब जगह पे क्या इंक्लूड है? जीएसटी इंक्लूड है। तो सर डबल टैक्स हो रहा है क्या? क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। अभी थ्योरेटिकली स्पीकिंग आप ऐसा बोल सकते हैं, बट टेक्निकली ऐसा नहीं है। तो इस डायग्राम में मैं आपको लॉजिक बताने जा रहा हूं कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग जीएसटी। तो अभी थोड़ा मैं आपको पहले हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लाया गया। मतलब ये 14 सेंचुरी या 15 सेंचुरी की बात रहेगी, या उसके पहले भी रहेगा। सिर्फ पहले क्या होता था, जब भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गुड्स बेच रहा हूँ, है ना, तो पहले राजा महाराजा करते हैं, अभी इंडिया है, बट बिफोर इंडिया ब्रिटिशर्स के पहले कौन थे? राजे महाराजे थे, रूल करते थे। हैदराबाद के निजाम थे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, मतलब ऐसे अलग अलग स्टेट के राजा थे। तो जब मैं उनके वहां पे जाता था गुड्स बेचने के लिए, तो मैं उनको कुछ गिफ्ट ऑफर करता था। क्या ऑफर करता था? गिफ्ट, कि सर ये गिफ्ट लो। ऐसे आउट ऑफ, मतलब रूल नहीं था, वो टैक्स नहीं था, out of love and affection I used to offer them gift so that he could allow me to sell in his area। फिर बोलते हैं ओके बेचो गुड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आउट ऑफ लव अफेक्शन, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, हम उनको कुछ गिफ्ट देते थे। तो अगर मैंने 1000 गुड्स लिए बेचने के लिए, तो 50 गुड्स उनको गिफ्ट किए, तो मेरे पास बचे 950 गुड्स बेचने के लिए। तो बताइए जब मैं 950 गुड्स बेचूंगा, तो उसमें कॉस्ट 950 का होगा या 1000 गुड्स का होगा? थोड़ा सोच के आंसर देना। मैंने 1000 गुड्स बनाए, ठीक है, उसमें से 50 गुड्स मैंने उस राजा को गिफ्ट किए आउट ऑफ लव अफेक्शन, सो दैट ही कुड अलाउ मी टू सेल गुड्स इन हिज टेरिटरी, एंड ही अलाउड मी, बोला ठीक है बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि मेरे को बाद में कोई पकड़ ना ले, पकड़ ले तो राजा को पता है कि मैं बेच रहा हूँ, मैंने परमिशन लेके बेच रहा हूँ। ओके हाँ, तो बताइए, अभी कुछ बोलेंगे 950 का लगाएंगे, कुछ बोलेंगे 1000 का लगाएंगे। 1000 का कॉस्ट लगाना है। अगर आपने 950 का एक कॉस्ट लगाया है, तो ये जो 50 गिफ्ट्स गुड्स आपने उनको गिफ्ट दिया ना, उसका कॉस्ट आपके प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होगा। तो मैं गुड्स बेचूंगा 950, लेकिन कॉस्ट लगाऊंगा 1000 का, गुड्स बेचूंगा 950,
So cost of 1000 goods divided by 950 goods. Cost of 1000 goods divided by 950. Cost of 1000 goods divided by 950 मतलब ये जो 50 यूनिट मैंने राजा को गिफ्ट किए थे उसका कॉस्ट 950 यूनिट्स ने एब्जॉर्ब किया, मतलब उसका भुगतान किसने किया है? कस्टमर ने। तो मैंने राजा को दिखाने के लिए फ्री में दिया है। इस 50 गुड्स का मैंने बर्डन क्या किया? पास किया है। किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर। एंड वहां से इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स बेनिफिट राजा को हुआ, बर्डन मैंने आपके ऊपर पास ऑन किया। एंड वहां से फिर गवर्नमेंट को समझा, इसको बोलते हैं कस्टम। कस्टम मतलब ट्रेडिशन। तो यहाँ से इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ है कि गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया लोग तो टैक्स देने को रेडी है। कैसे? 950 का गुड्स से बंदा बेच रहा है, 950 क्वांटिटी, उसने कॉस्ट 1000 का लगाया है, मतलब कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर 950 गुड्स बट कॉस्ट 1000 का है। कस्टमर लेने को रेडी है कि मेरे को तुम गुड्स 950 दो एंड कॉस्ट 1000 का लगाओ, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मैंने राजा को गिफ्ट किया है। दैट्स व्हाई इज गिविंग। तो इस कस्टम को गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया इनटू इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू राजा, नाउ वी आर गिविंग इट टू गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट को हम गुड्स नहीं देते। गवर्नमेंट बोलता है भाई तू 1000 क्वांटिटी बेच, बस हमको उस पर टैक्स दे, क्योंकि कस्टमर को आदत है देने की। तू उसके ऊपर बर्डन पास ऑन कर, तू रो मत। एंड वहां से इनडायरेक्ट टैक्स का जन्म हुआ है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डबल टैक्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल है जहां पे ए ने बी को बेचा है, प्राइस 1000 रुपया है, जीएसटी 1080 है, टोटल 1180 में बेचा है। ठीक है ना। अगर मैं ए का पीएनएल अकाउंट बनाता हूं तो मैं सेल लिखूंगा 1000 रुपया। सर आपने जीएसटी क्यों लिखा? जीएसटी अपना रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। तो आज से पहला पॉइंट ध्यान में रखना कि जो भी आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, उसमें जो टैक्सेस है वो अपना रेवेन्यू नहीं है, उसको अलग तरह से रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ये 180 मेरे को गवर्नमेंट को देना है, इट्स नॉट माई रेवेन्यू। यानी लिखा तो क्या होगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पीजीपीपी में, चैप्टर नंबर 6 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसका अकाउंटिंग कैसे होता है, उसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। थोड़ा समय दो मेरे को। अच्छा, ये गुड्स बनाने के लिए उसने 720 रुपए का खर्चा किया है। कितना खर्चा किया? 720। इसका प्रॉफिट हुआ 280, 1000 में सेल हुआ है, 720 रुपए खर्चा किया है, 280 में देगा वो इनकम टैक्स। लेट्स से 100 रुपीज इनकम टैक्स दिया है। अभी ए का क्या कहना है सर? ए का कहना है कि सर ये जो 280 है ना, इस पे डबल टैक्स लग रहा है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा सर 1000 रुपए पे आपने जीएसटी लगाए 180 रुपया। मैंने कहा यस, और ये 280 तो 1000 का ही पार्ट है ना। 1000 में से मैंने 720 खर्च किया है और बचा हुआ 280 है, तो 280 पे डबल टैक्स लग रहा है सर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है। तो अभी आप प्रूफ करो कि डबल टैक्स नहीं हो रहा है। एंड नाउ आई वांट टू प्रूव यू दैट देयर इज नो डबल टैक्स। ठीक है। फर्स्ट थिंग, व्हाई देयर इज नो डबल टैक्स? क्योंकि ये जो 180 का बर्डन है ना, इसका बर्डन आपने बी पे पास ऑन किया है। तो 1000 रुपए का 180 आपने नहीं, आपने 20 से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरा है। तो आपने उस बर्डन को क्या किया? पास ऑन किया है। आपने इस बर्डन को क्या किया है? पास ऑन किया है। क्या क्या अपने इस बर्डन को पास ऑन किया है, इसके ऊपर? बी के ऊपर। इसलिए डबल टैक्स नहीं हो रहा है। डबल टैक्स मतलब जब ए 2 बार टैक्स देगा एक ही अमाउंट पे तो डबल टैक्स होता है। ए तो एक ही बार टैक्स दे रहा है, 180 तो सामने से कलेक्ट करके दे रहा है, तो बताओ उसकी जेब से गया क्या? नहीं, सही पहचाना। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री कि इनकम टैक्स क्यों लाया गया। हिस्ट्री मतलब उसका बेस, नॉट एग्जैक्टली हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने का मतलब नहीं, बट लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे मैंने इंडिया टैक्स कहाँ से बताया, इनकम टैक्स क्यों लगाया गया। अपने इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा 11-12 में कि रिच एंड पुअर का गैप कम होना जरूरी है। अगर ये गैप ज्यादा बड़ा हो गया, रिच बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर बिकमिंग मोर पुअरर, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। इकोनॉमी इनबैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि रिच हैव मोर एबिलिटी टू पे, सो दे विल बाय थिंग्स एट अ हायर रेट, पुअर कैन नॉट अफोर्ड टू डू इट। तो ये गैप कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिच ऐसा सिनेरियो क्रिएट ना करे, बिकॉज ही कैन बाय गुड्स एट एनी रेट। बट अपने लिए, कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं। अपन 10 बार सोचते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, देखते हैं कि विपुल सर का प्रोडक्ट कौन से वेबसाइट पे सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे डिस्काउंट ऑफर है, देखते कि नहीं अपन। सच बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ, वही तो बता रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिल रहा है, अमेजोन पे मिल रहा है, सर के वेबसाइट पे मिल रहा है, या और किसी वेबसाइट पे डिस्काउंट मिल रहा है, वो देख के हम खरीदते कि नहीं। बस वैसा ही है। करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि ये 280 तो हर एक आदमी सस्ते दाम पे खरीदना चाहता है, मतलब प्राइस कम करना चाहता है।
तो ये प्राइस कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लाया। कैसे? जब रिच आदमी का इनकम बढ़ता है ना, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो ये गैप कम कैसे करेंगे? रिच आदमी को जमीन पे बिठाना है, उसका इनकम कम करना है। इनकम मतलब नॉट व्हाट ही हैज अर्नड, हाउ व्हाट एवर लेफ्ट विथ हिम, वो कम करना है बाय लेविंग मोर टैक्स। एंड इसलिए इनकम टैक्स लाया गया है, ताकि रिच, इसलिए इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर है, मैंने अभी कहा था। एज यू अर्न मोर योर पेइंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। जैसे जिस बंदे का इनकम 10,000 रुपया है, उसकी जेब से अगर 1,000 रुपया गिर गया तो उसको दर्द होगा, होगा कि नहीं? लेकिन जिस बंदे का सैलरी 1,00,000 रुपया है, बोलो, उसकी जेब से अगर 1,000 रुपया गिर गया, वो सोचेगा क्या? ज्यादा नहीं सोचेगा, कम दर्द होगा, बस वैसा ही है। तो ऐसा रिच अमीर मतलब अमाउंट के हिसाब से नहीं डिसाइड हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट को समझा है कि अगर ये गैप बढ़ गया तो इंडिया में एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा, इन्फ्लेशन एकदम बढ़ जाए, मतलब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि एक आदमी एकदम हाई रेट पे खरीद रहा है, एक आदमी तो खरीदने की कैपेसिटी भी नहीं है, गरीबी बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाएंगी, मतलब पैसे नहीं बचेगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लाया, ताकि जो बंदा ज्यादा पैसे कमा रहा है उससे हम और टैक्स लेके उसको नीचे लेके आए। एंड दैट्स व्हाई इनकम टैक्स लाया गया। ओके, तो इस पे आपको इतना ही पढ़ना है कि देयर इज नो डबल टैक्सेशन। रीजन नंबर 1, हमने 180 का बर्डन सामने क्या किया, बोलो, पास ऑन किया है। और ये 280 लगाने का पर्पस अलग है, टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इसलिए लाया गया, ये है, इसलिए इनकम टैक्स लाया गया है, इसलिए इनकम टैक्स लाया गया है। ठीक है, तो गाइज ये था अपना डिस्कशन ऑन, मैंने कल डिस्कशन किया कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इससे आपको काफी आइडिया आएगा, बट इसमें आप एक जरूर बोल सकते हैं, सर वो ठीक है, बट एक बात से हम एग्री नहीं करेंगे। क्या? सर 1,000 रुपए पे तो 2 बार टैक्स लग रहा है, बोले देने वाले लोग अलग है, 1,000 रुपए पे 180 जीएसटी भी दे रहा है और 100 रुपया ए दे रहा है, लोग दोनों अलग है, बट 280 पे तो 2 बार टैक्स लग रहा है। यस, आई एग्री विथ यू, बट इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, इतना ही लॉजिक समझना है। इससे ज्यादा अगर आपको जानना है तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को कनेक्ट करेगा, 10 टाइम 0, इसको सेव करके रखना, इस पर व्हाट्सअप करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ताकि मैंने जो लॉजिक बताया वो सही कि नहीं आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द परफेक्ट लॉजिक, इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट की मजबूरी है, मतलब आपको सहना पड़ेगा। यस, सहना पड़ेगा आपको, उसका ऑप्शन नहीं है। ये ऐसा ही है सर, ये ऐसा क्यों है? ऐसा ही है सर, ये तो गलत है, ऐसा ही है सर, लेकिन ऐसे कैसे? ऐसा ही है। तो आप वट एवर क्वेश्चन, अलग अलग स्टाइल में यू आस्क मी क्वेश्चन डांस करते, मेरा आंसर एक ही रहेगा कि ये ऐसा ही है। तो डरने की बात नहीं, सब लोग भर रहे तो चुपचाप भरने का। सी बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड टैक्स इज व्हाट, पे इट एंड फॉरगेट इट, पे इट एंड फॉरगेट इट, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, पढ़ते समय दिमाग लगाओ, लॉजिक समझो, भरते समय नहीं ज्यादा लगाने का है, नहीं तो दर्द होगा अपने को। ठीक है, चलो नाउ अभी तो अभी अपन ने क्या क्या देखा, ये जितना मैंने वीडियो आपको बताया उसमें अपन ने क्या क्या कवर किया, बताइए क्या क्या कवर किया। पहले आपको डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बताया, जीएसटी बताया, उसके डिफरेंसेस बताए, एंड वो लाया कैसे गए उसका मैंने हिस्ट्री बताया, है ना। तो अब है ना, अपन आगे बढ़ते थोड़ा। अभी पहले देखेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। कोई भी लॉ जो पढ़ते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड, है ना। अभी आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सोचिए, क्योंकि आपने शायद पढ़ा रहेगा, है ना, कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा, इसके पहले वाले लेवल पे, फाउंडेशन पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ये सब मैं आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूँ। खाली मैंने चैप्टर 1 खोल दिया, धाड़ 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 पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कुछ मतलब नहीं, उससे आपका फायदा नहीं होगा, उससे आपका फायदा नहीं होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि तुम लॉ बनाओ। लॉ बनते कहाँ पे? पार्लियामेंट में, उस पर भी डिटेल डिस्कशन होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, टू मेक लॉ। तो ये 3 आर्टिकल अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है आर्टिकल 245, इसको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। यस, तो आर्टिकल 245 क्या बोलता है? इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ। इट एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि तुम लॉ बनाओ। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सभी लॉ का माई बाप है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं जाएगा कि इस पे टैक्स लगाना है,
तब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकता है। इसलिए जीएसटी जब आया 1 जुलाई 2017 को, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जो मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया एंड अमेंड करने के बाद फिर पार्लियामेंट को अधिकार दे एंड फिर जीएसटी लॉ क्या हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, सो आर्टिकल 245 में पार्लियामेंट को अधिकार दे कि भाई लॉ बना, ओके। उसके बाद अभी आर्टिकल 265 भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सर आर्टिकल 265 क्या है? आर्टिकल 265 ये बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपने मूवी देखा रहेगा राउडी राठौड़, देखा है क्या आपने मूवी? तो राउडी राठौड़ में जो विलन दिखाया है, तो अभी आर्टिकल 265 में आपको दिखाता हूं क्या है। आपने देखा है क्या मूवी राउडी राठौड़? अभी देखो इसमें एक विलन दिखा है, मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ये कलेक्शन देखो हो रहा है, देखो। तो ये जो बंदा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, दिखा ना आपको, ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल 265 क्या बोलता है? नो टैक्स शैल बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बोलो इसके पास अथॉरिटी है, विलन के पास नहीं है। देखा ना आपने, वो पैसे कलेक्ट कर रहा था वर्कर से, है ना, जो लोग काम आते हैं। आपने काफी मूवी देखा रहेगा कि वो फैक्ट्री के बाहर गुंडे खड़े रहते और जो वर्कर आते उससे 10 रुपए 20 रुपए हफ्ता लेते डेली। वो अलाउड नहीं है, वो है आर्टिकल 265, है ना। तो इनकम टैक्स में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये कि मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा नहीं। तो नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो अभी अपन जो मूवी में देखा, बोलो वो अथॉरिटी ऑफ लॉ है क्या? नहीं है, इज नॉट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो उसको कलेक्ट करना अलाउड नहीं। उसने जो कलेक्ट करा था वो गलत है। काफी सिटीज में भी होता रहेगा, आई डोंट नो कि वो गुंडे मवाली अभी भी 10-20 रुपए लेते रहेंगे, आई डोंट नो अभी होता है कि नहीं, बट मूवी में तो देखा है। तो ये अलाउड नहीं है, इलीगल है। तो लॉ बनाने का अधिकार अथॉरिटी को है और कलेक्शन भी वही करेंगे, है ना। जैसे मेरे को ट्रैफिक के रूल्स पता है, मैं डायरेक्टली जाके लोगों से फाइन लूंगा क्या? नहीं, वो लॉ ने जिसको बोला है वही कलेक्ट करेगा। एंड कलेक्ट किसी ने भी किया तो रेवेन्यू लॉ को ही जाएगा, है ना। ये है, एंड ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या करता है? एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। मतलब क्या बताता, सिंपल, छोड़ दो टेक्निकल बातें। इंडिया में वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड वी हैव लोकल अथॉरिटी। तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट करेंगे वो रेवेन्यू किसको जाएगा, उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। तो कैसे डिसाइड होगा कि रेवेन्यू किसका कौन सा कहाँ पे जाएगा? सही कि नहीं? तो आर्टिकल 246 ने ये झगड़ा खत्म कर दिया। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 को। कब बना? 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इतना जबरदस्त बना है, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताऊंगा, जीएसटी में बताऊंगा कि इतना सुपर ड्राफ्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट लेवल। मतलब इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पूरे वर्ल्ड में जाओ, इंडिया का मेरे हिसाब से टॉप 5 में तो जरूर रहेगा, इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। करेक्ट ना? सो तो यहाँ पे दिया है एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उसी समय पता था कि जब टैक्स कलेक्ट होगा तो झगड़ा होगा, सेंट्रल को मिलेगा या स्टेट को। जैसे इनकम टैक्स तो इंडिया में अपन हर एक सिटी में भरते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पैसा किसको जाएगा? स्टेट को जाएगा, लोकल अथॉरिटी जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ये डिसाइड आर्टिकल 246 ने किया है। आपको भी काफी जनरल नॉलेज रहेगा कि कौन सा रेवेन्यू किसको मिलता है। जैसे जीएसटी में सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी स्टेट को जाता है। ये जो नॉलेज है ना, ये आर्टिकल 246 में आपको और मेरे पास आया है। ये आर्टिकल 246 में लिखा है कि कौन सा रेवेन्यू किसको मिलेगा, कौन सा स्टेट को मिलेगा, कौन सा सेंट्रल को, ताकि डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी पीपीटीज है वो सब आपको घर पे लिखना है। चार्ट जब तक नहीं बनाएंगे तब तक, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, जब तक अपन चार्ट्स नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो जो आर्टिकल 246 था लास्ट वाला, उसको ये कनेक्ट करना है। घर पे जब आप चार्ट बनाओगे तो आर्टिकल 246 को उसको कनेक्ट करके शेड्यूल 7 बनाना है। इसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3।
अब इस सिमिलर डायग्राम मैं जीएसटी के स्टार्ट में भी बताऊंगा, बट जीएसटी इज अ डिफरेंट थिंग, जीएसटी इज अ डिफरेंट थिंग। तो लिस्ट 1 जो है उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनियन लिस्ट? क्योंकि देखो जीएसटी में सिमिलर डायग्राम आएगा, पर उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा मैं अलग करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान से सुनना है। तो लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, मतलब क्या है? इसमें जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। लिस्ट 2 इज अ स्टेट लिस्ट, इसमें जितने भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो स्टेट को मिलेंगे, एंड दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का, इसमें सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को अधिकार है लॉ बनाने का, जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट 1 में जितना भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को, यहाँ पे लिखता हूं मैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड दोनों को मिलेगा। ऐसे उसका हायरार्की बनाया गया। हायरार्की मतलब ऐसे उसका पार्टीशन किया गया ताकि कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। देखो ये 1950 में सोचा था, मतलब आप सोच सकते हैं कितना पावरफुली डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड में टॉप 5 में रहेगा, इतना जबरदस्त बनाया है। ठीक है, सो और ये बना कब था? 1950 में। आई होप आपको पता रहेगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क क्या है। कोई बता सकता है क्या? इंडिपेंडेंस डे और हाँ अपन कुछ बनाते हैं ना, हाँ क्या फर्क है? बस आपको पता होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं अपन 1950, उसका कनेक्शन है। बताओ कौन से डेट से कनेक्शन है? आप नीचे टाइप करके भेज सकते हैं, बोलो क्या है? 15 अगस्त या 26 जनवरी? 26 जनवरी, यस। तो ऐसा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था आर्टिकल 246 जो मैंने कहा। अभी बात करते हैं लिस्ट 1। लिस्ट 1 में अपन जो सब अभी डायरेक्ट टैक्स चालू कर रहे हैं वो रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो लिस्ट 1 में जो भी ड्यूटीज एंड टैक्स आएगा उसका रेवेन्यू किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। एंड उसमें जो अपना सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, उसका एंट्री नंबर 82 है। अभी एंट्री नंबर 82 लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। अभी आप बोलेंगे सर एंट्री का मतलब क्या है? दोस्तों जैसे आपने सिलेबस में चैप्टर के नंबर से ना, तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नंबरिंग किया गया है कि कौन से टैक्सेस है, तो उसका 82 नंबर पे इनकम टैक्स है, बाकी उसका कुछ ऐसा रेफरेंस नहीं है ना। तो 82 नंबर पे लिखा है कि इनकम टैक्स इनकम पे लगा सकते हैं, ठीक है, अदर देन टैक्स ऑन एग्री इनकम। अभी आपने सुना है क्या ये दोस्तों कि एग्री इनकम पे टैक्स नहीं आता है? सुना रहेगा, उड़ते उड़ते सुना रहेगा। हाँ, तो ये टैक्स क्यों नहीं आता? क्योंकि लिस्ट 1 में लिखा है उसकी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। किसको दिया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लेता ही नहीं है, उसका अधिकार किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड एज ऑफ नाउ किसी भी स्टेट में हिम्मत नहीं है कि फार्मर के ऊपर इनकम टैक्स लगाए, क्योंकि फार्मर ऑलरेडी परेशान है बिकॉज नेचर, क्लाइमेटिक चेंजेस इज द बिगेस्ट चैलेंज। रोज अपन टीवी देखते हैं कि कितना बुरा लगता है, वो इतना मेहनत से फसल उगाते हैं और वो बाढ़ आ जाता है या कोई इंसेक्ट्स वगैरह लग जाते हैं, है ना, कुछ भी होता है, मतलब वेरी सैड। मेन नेचुरल क्लाइमेटी, अब ये बारिश कभी भी आता है, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मतलब दिसंबर तक बारिश गिरता है, दिवाली में बारिश आता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठंडी के सीजन में बारिश, लास्ट ईयर तो 2022 में मैंने समर एंड बारिश ये 2 ही सीजन एंजॉय किए। आई डिडंट एंजॉयड विंटर। स्वेटर नहीं ले पुणे में किसी ने, तो जिनका विंटर का बिजनेस है स्वेटर का, बहुत बिजनेस अफेक्ट हो गया। अभी बारिश भी इस साल 2023 में एवरेज है, बहुत एक्सट्रीम बारिश नहीं है, तो इससे क्या होता है फिर सबके बिजनेस अफेक्ट होते हैं, है ना। बट एनीवे आपने उस पर नहीं जाना है, मैं जस्ट बता रहा। तो एग्री इनकम पे जो टैक्स है उसका ताकत स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेट उसको लेवी कर सकता है। कौन लेवी करेगा? स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगा। किस पे लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। बट एज ऑफ नाउ एग्री इनकम पे टैक्स है क्या? नहीं है, तो उसका लेवी अभी कोई भी नहीं करेगा, ना स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। सेंट्रल का ताकत है नहीं, स्टेट भी नहीं करेगा। तो ये डायग्राम आपको ऐसे कंटिन्यूशन में बनाना है ना। आर्टिकल 246 के नीचे ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। लिस्ट में किसका मिलेगा रेवेन्यू? स्टेट गवर्नमेंट को। लिस्ट 3 सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को मिलेगा। किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा। एंड ये मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? तो गाइस ये वीडियो मैंने खाली बेसिक पूरा कवर किया है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।
एंड थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ठीक है। इसमें से जो की पॉइंट्स है वो आपको लिख के रखना है, एंड एक अलग से आपको की पॉइंट्स में मेरे नोट्स आपको देने वाला हूँ, रिवीजन नोट्स, बट यू हैव टू मेंटेन योर बुक। आप अगर की पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको रिवाइज करते रहना, एंड कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।